जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, हमारे प्रोटैगोनिस्ट का रिइंकार्नेशन दूसरी दुनिया में हो चुका था और पैदा होते ही उसकी स्किल काफी ज्यादा बेहतरीन थी, जो देखकर वहाँ के सारे लोग काफी हैरान हो जाते हैं। पर अब नोवा काफी ज्यादा बड़ा हो गया है और उसे मिलने के लिए क्राउन प्रिंस और फोर्थ प्रिंस आते हैं और क्राउन प्रिंस उसके लिए एक डिमोनिक सोर्ड लेकर आया था और उस सोर्ड में एक खासियत थी, अगर उस सोर्ड का मास्टर उसे पसंद नहीं आता तो वो उसे जान से मार सकती है। इसी वजह से उसने कई सारे वॉरियर को अपने अंदर समा रखा था। पर नोवा डिमोनिक सोर्ड को अपने पास धरने के लिए तैयार हो गया था, क्योंकि वो क्राउन प्रिंस के गिफ्ट को मना नहीं कर सकता। जिसके बाद उसको शाम के समय यह भी पता चलता है कि जोए की विलेज में जोए की फैमिली काफी बड़े खतरे में है, इसलिए वो वहाँ पर खुद जाने का फैसला करता है ताकि वो यह देख सके कि एम्पायर उनके लिए क्या कर रहा है। पर उसे वहाँ पर जाकर पता चलता है कि यहाँ की हालत तो काफी ज्यादा खराब है और ये खाना तो उससे भी ज्यादा खराब था और ये कारनामा उन एम्पायर के मेंबर द्वारा किया जा रहा था जो उनसे रिश्वत ले रहे थे। इसी वजह से नोवा खुद जाकर उन्हें सबक सिखाने का फैसला करता है, जिसके बाद वो अपने सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए उस बंदे का सर ही उड़ा देता है। यहाँ तक कि उनको यह पता चल गया था कि ये तो 13th प्रिंस है, जिसकी वजह से वो उसके सामने झुक जाते हैं। साथ ही साथ हमने एपिसोड के लास्ट में ये भी देखा था कि नोवा के डैड उस पर काफी ज्यादा भड़के हुए थे, क्योंकि उसने अपने डैड के द्वारा दी गई जमीन को बेचकर जोई की विलेज की सारी जमीन को खरीद लिया। लेकिन वो उस पर ज्यादा गुस्सा नहीं करते, क्योंकि उसने काफी अच्छा काम किया है और आगे भी ऐसे ही काम करने का उसे ऑर्डर देते हैं, जिसकी वजह से नोवा काफी ज्यादा खुश हो गया था। आगे एपिसोड 2 की शुरुआत में एक लड़की बता रही थी मीरेस एम्पायर का कैपिटल नेशन गवर्नमेंट का सेंटर है। फिर यहाँ से एक मीटिंग की तरफ आ गया था, जहाँ पर जोरों शोरों से एक मीटिंग हो रही थी। बाहर की तरफ लोग अपना काम धंधा करने के लिए जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ दुकानदार अपने ग्राहकों को मनाने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। जबकि वो लड़की कहने लगी यह उसके कल्चर का हार्ट था और उसका फाइनेंशियल सेंटर था। कुछ समय बाद लोग इसे दुनिया का सबसे प्रोस्पेरस सिटी कहने लगे। वहीं दूसरी तरफ नोवा एक कैरेज में से बाहर की तरफ आते हुए अपने मन में कहता है तो यह रेड स्ट्रीट है, पर उसने मुझे बताया था कि यहाँ पर एक फेमस सिंगर है। तभी नोवा सवाल करता है कि वो सिंगर कहाँ पर गाना गाती है, जिस पर वो लड़की उस सिंगर से मिलवाने के लिए नोवा को ले जाने लगी। मैंने जोई को उसके विलेज की मदद करने के लिए शुक्रिया देने के लिए उसे और काम दिया और वह अच्छा काम करती है और छोटी से छोटी बातों पर भी ध्यान देती है। लगता है वह सचमुच बड़ी हो गई है। जिसके बाद नोवा एक मैंसन में एंटर करता है, जहाँ पर वो सिंगर गाना गाने वाली है। पर वो अपनी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है आखिरकार तुम्हारे लिए काम करने वाले शानदार लोग कभी बहुत ज्यादा नहीं हो सकते। तभी वहाँ पर अचानक से काफी सारी कैंडल्स जलने लगी। फिर सामने की तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जिसने गाना गाना शुरू कर दिया था। उसके गाने को सुनकर नोवा उसमें मदहोश हो जाता है। उसको ये मालूम ही नहीं था कि वो मैंसन में खड़ा है और सच में उसका गाना काफी ज्यादा शानदार है। उसको सुन रहा नोवा अपने मन में कहता है कि मुझे लगता है कि उसका नाम अलीचे है और वो इतना बुरा नहीं गाती, पर उसकी टेक्निक्स में सुधार की गुंजाइश है। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि वह दिल से गाना गाती है और इसे सीरियसली से लेती है। इसी वजह से वो साफ तौर पर एक मेहनती लड़की है। उसी वक्त उसकी नजर एक मुस्टंडे पर चली जाती है, जो चिल्लाते हुए कह रहा होता है तुम यहाँ गाना गाकर अपना समय बर्बाद क्यों कर रही हो। उनके शोर शराबे की वजह से अलीचे ने अपना गाना गाना बंद कर दिया था, जबकि वो मुस्टंडे उस स्टेज पर बढ़ना शुरू कर दिए थे। जो देखकर उस मैंसन को ओनर उन्हें वहीं पर रोकने की कोशिश करता है, पर वो मुस्टंडा उसे ढकेलते हुए आगे की तरफ जाने लगा और ये सब देखकर वहाँ के लोगों को काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। दूसरी तरफ वो कैंडा अलीचे से कहता है कि इस तरह तुम अपने डैड का कर्ज चुकाने के लिए इनफ पैसे नहीं कमा पाओगी। उसकी ऐसी बातों को सुनकर अलीचे काफी ज्यादा डरते हुए कहने लगी लेकिन बस मेरे पे यही काम बचा है जिससे मैं पैसे कमा सकती हूँ। पर वो बंदा उसकी छाती का कपड़ा पकड़ लेता है, जो देखकर वहाँ के लोगों को काफी मजा आने लगा था। जबकि वो बंदा बताता कि मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कि एक लड़की के लिए पैसा कमाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। और धीरे धीरे उनकी हरकतें कुछ ज्यादा ही गंदी होती जा रही थी, जिसकी वजह से मजबूरन नोवा को सामने की तरफ आना पड़ा। तभी उस ओर देखते हुए वो बंदा बताता कि तुम्हें क्या चाहिए, जाओ अपनी माँ का दूध पियो बच्चे। और वो बच्चा उनकी तरफ आते हुए कह रहा था इंपीरियल लॉ 67 आर्टिकल 2 बच्चे को उनके मॉम डैड का कर्ज का बोझ उठाने के लिए मजबूर करना इलीगल है। फिर वो स्टेज की तरफ आते हुए कहता है उससे उसके डैड का कर्ज चुकाने के लिए कहना और ऐसा करने के लिए उसे अपनी बॉडी को बेचने का ऑर्डर देना एक क्राइम है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर उस बंदे को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। फिर वो उसका कॉलर पकड़ते हुए कहता है कि मुझसे पंगा मत लेना कमीने। अब ये देखकर नोवा लेविथान को बाहर की तरफ समन करते हुए उस पर अटैक कर देता है। साथ ही साथ उसने उसकी बाकी साथियों पर भी हमला कर दिया, जिसकी वजह से वो काफी बुरी तरह से इंजर्ड हो जाते हैं। पर नोवा अपने स्वॉर्ड को उसकी तरफ पॉइंट करते हुए कहने लगा क्या तुम इसे जारी रखना चाहते हो। ये बात सुनकर उस बंदे को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वो ये कहते हुए चला गया कि मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। उनके वहाँ से जाने के बाद नोवा अपने स्वॉर्ड को वापस धरते हुए उस पर्सन से कहा हे अगर वो आदमी वापस आया तो उन्हें मेरे पास भेज देना। जिसके बाद जोई उसको एक पन्ना पकड़ाती है, जिसको पढ़ने के बाद उसको मालूम पड़ गया था कि ये तो प्रिंस है। अब ये सुनकर वहाँ के
सारे के सारे लोग काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे, जबकि नोवा अलीचे से कहता है कि वो गाना काफी ज्यादा अच्छा था। वैसे हर महीने का खर्च तुम्हारा कितना है? जो सुनकर अलीचे सोचते हुए कहने लगी, मुझे अपनी माँ का इलाज कराने के लिए भी पेमेंट करना है, इसलिए काफी ज्यादा खर्च हो जाता है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर नोवा बोला, 25 रान, मैं तुम्हें हर महीने इतने पैसे दूंगा ताकि तुम गाने पर ध्यान दे सको। जैसे जैसे तुम बेहतर होती जाओगी मैं रकम बढ़ाता जाऊंगा। अब ये सुनकर अलीचे काफी ज्यादा खुश होने के साथ उसका शुक्रिया अदा करती है। दूसरी तरफ नोवा उसके हेड उठाते हुए कहता है, अब मुझे बताओ कि इसका एंड कैसे होता है। उसके ऐसा कहते ही यहाँ से मैंसन की तरफ आ गया था, जहाँ पर नोवा कैरेज से उतरने के बाद सामने की तरफ देखता है, पर वो उसको इग्नोर मारते हुए आगे बढ़ गया। मैंसन की तरफ एवेलिन उसका स्वागत करती है, जबकि जोई एक हैंकी का इस्तेमाल करते हुए उसके जूते साफ करने लगी। तभी नोवा सामने की तरफ देखते हुए सवाल करता है कि वो कौन है, जिस पर एवेलिन बताने लगी वह खुद को कर्ज लेने वाला कह रहे थे। फिर हम सामने की तरफ उन्हीं बदमाशों को देखते हैं जो नोवा के मैंसन के एकदम सामने सिर झुकाकर बैठे हुए थे। यहाँ तक कि नोवा को भी याद आ गया था कि वे लोग कौन है। तभी एवेलिन कहने लगी, उन्होंने कहा कि वे आपसे माफी मांगना चाहते हैं। अब ये सुनकर नोवा अपने मन में कहने लगा, आखिरकार उन्हें पता चल ही गया कि मैं कौन हूँ। जो सब सोचने के बाद वो एवेलिन को बताता है, उन्हें यहाँ से जाने को कहो, उन्हें बताओ कि प्रिंस कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसे वे जब चाहे तब देख सके। जिसके लिए एवेलिन पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। उसी वक्त वहाँ पर हेनरी एरेरेट आ चुका था। अपने भाई को अपने सामने देखकर नोवा काफी ज्यादा खुश हो गया था, जबकि हेनरी बताता कि बिना सोचे समझे ऐसे लोगों को मिलने का मौका देना रॉयल्टी और आपके प्रिंस टॉम की इज्जत कम कर देगा। जिस बात का जवाब देते हुए नोवा ने कहा, यह भी सच है, लेकिन मेरे पास एक और भी वजह थी और यह वह जगह नहीं है, इसलिए प्लीज मेरे साथ अंदर आओ। फिर हम एक कमरे की तरफ आते हैं, जहाँ पर हेनरी एक लेटर देखते हुए कह रहा था, मैं समझ गया, तुम एक सिंगर की मदद करना चाहते हो। जिस बात पर एग्री करते हुए नोवा बोला कि हाँ, इसलिए मुझे लगा कि उन्हें यह सोचने देना कि अभी मैं गुस्से में हूँ यह ठीक नहीं होगा, और इससे वह उसे और परेशान करना बंद कर देंगे। ये बात सुनकर हेनरी कहता कि क्या उसका गाना इतना अच्छा था कि तुमको पसंद आ गया? अब यह सुनकर नोवा कहने लगा, प्लीज अब उसे मुझसे मत छीन लेना। जो सुनकर हेनरी बोलता कि फिर भी तुम्हारी एज से इतनी दूर की सोच रखने की एबिलिटी से मैं इम्प्रेस हूँ। साथ ही फ्रैंक और गैरी तुम्हारी एज के ज्यादा करीब है, लेकिन वे ऐसा नहीं सोचते और तुम सब अभी भी बच्चे हो, खासकर गैरी। उसे इतनी एजुकेशन मिलने के बावजूद भी उसने मैनर्स नहीं सीखा है। उसकी इस बात पर नोवा का कहना है वह ऐसा जल्दी ही करना सीख जाएगा। फिर वो अपने मन में कहता है कि वह मेरे भाई हो सकते हैं, लेकिन हमारी ममताएं अलग अलग हैं। लेकिन क्योंकि हेनरी और गैरी की माँ एक ही है, इसलिए मुझे लगता है कि उनका रिश्ता कुछ अलग तरह का है। उसको सोच में डूबा देखकर हेनरी बताता कि खैर उस मैजिकल स्वॉर्ड के बारे में बात करते हैं, ऐसा लगता है कि तुमने उस पर महारत हासिल कर ली है। जिसके जवाब पर नोवा कहता है कि आपका धन्यवाद भाई, आप सही थे, इसकी अपनी मर्जी है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर हेनरी कहता है, लेकिन तुम इसे साथ लेकर कैसे घूमते हो? क्या ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा नहीं है? ये बात सुनकर नोवा कह रहा था, दरअसल ऐसा नहीं है। फिर वो अपने अंदर से ही डिमोनिक स्वॉर्ड को बाहर की तरफ निकाल चुका। अब ये देखकर हेनरी काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, ये तुमने कहां से निकाला? जिस पर नोवा बताता है कि यह मेरी स्लीव में छुपा हुआ है। जो कहने के बाद वो स्वॉर्ड को काफी ज्यादा छोटा कर लेता है। अब ये देखकर वो पहले से भी ज्यादा हैरान हो गया था, पर नोवा बताता है कि इसने मुझे यह खुद नहीं सिखाया। दूसरी तरफ हेनरी बोला, यह पहले कभी नहीं हुआ। उस चीज को 2 सेंचुरीज तक एक नेशनल ट्रेजर के तौर पर रखा गया था और उससे पहले के रिकॉर्ड में भी ऐसी किसी बात का जिक्र नहीं किया गया था। तुम सच में कमाल के हो, आपको मेरा सलाम है। फिर अब रात की तरफ आते हैं, जहाँ पर मैंसन के बाहर की तरफ अभी भी वो लोग झुककर बैठे हुए थे, पर उस बंदे को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी उसकी नजर नोवा पर पड़ जाती है, जो उसे इग्नोर मारते हुए जाने लगा। अब ये देखकर वो बुखलाते हुए कहने लगा, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुम ज्यादा कर मत दिखाओ और हमें इग्नोर मत करो कमीने। जो देखकर उसके साथी उसे पकड़ते हुए कह रहे थे, अरे बेवकूफ, तुम ये क्या कर रही हो? क्या तुम मरना चाहती हो? पर वो बंदा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। वो कहे जा रहा था, मैं तुम्हें कभी भी कहीं भी मार डालूंगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर नोवा अपनी एक आई का इस्तेमाल करते हुए उस बंदे पर काफी ब्रूटली प्रेशर लगाने लगा था, जिसकी वजह से उसको अपनी औकात मालूम पड़ चुकी थी। तभी एक पर्सन उसकी गर्दन नीचे करते हुए कहता है, बेवकूफ, बस चुप रहो और माफी मांगते रहो। साथ ही साथ वो दोनों बाहर की तरफ आ चुके थे। तभी हेनरी कहने लगा, इस बार तुमने क्या किया? जबकि नोवा बता देता है कि मैंने इसकी थोड़ी सी पावर का इस्तेमाल किया और उन्हें धमकाने के लिए इसका इस्तेमाल किया। ये बात सुनकर हेनरी कहने लगा, तो तुमने सचमुच इसे पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है, क्या बात है। इसके कुछ देर बाद नोवा ने उन सभी को माफ कर दिया था। तभी वो बंदा उसके सामने झुकते हुए कह रहा था, और इस बंदे का नाम रेड ऑक है और ये माफी मंगवाने के लिए उनका साथ क्यों दे रहा था ये तो मुझको भी नहीं पता, पर इतना पता है कि ये बंदा इसको किसी पार्टी में इनवाइट करने के लिए आया है। फिर हम उस पार्टी की तरफ आते हैं, जहाँ पर रेड ऑक खुद उस पार्टी में नोवा को ले आया था। यहाँ तक कि पार्टी मेंबर्स उसके यहाँ पर आने की खुशी में तालियां बजाने लगे थे। साथ ही साथ वो बताते कि क्या यह 13th प्रिंस है और इतनी कम एज में वह कितने यंग दिखते हैं, इसलिए वह सच में महाराज के बेटे हैं। जबकि रेड डॉग सवाल करता है, यदि मैं पूछ सकूं मैजेस्टी, तो आपकी कमर पर वह क्या है? उसके इस सवाल का जवाब देते हुए नोवा कहता है कि क्राउन प्रिंस की ओर से यह एक गिफ्ट है, इसका नाम लेविथान है। उसकी ऐसी बात
बातों को सुनकर वहाँ के सारे लोग काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे, यहाँ तक कि वो कह रहे थे कि ये नेशनल ट्रेजर है, क्राउन प्रिंस की तरफ से सीधा एक तोहफा। अब मैं सोचता हूँ कि 13th प्रिंस की जाकर एलिमेरिया क्यों है, मैं समझा, यही तो कनेक्शन है। उसी वक्त एक बंदा बोल देता है कि मुझे लगता है कि ये खिलौना होगा, पर यह बात उसने कुछ ज्यादा ही जोर से कह दी थी, जिसकी वजह से नोवा को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। पर उसके कुछ करे बिना ही लेविथान ही अपनी पावर को दिखा देता है और उसके किलिंग इंटेंट की वजह से वहाँ पर जितने भी लोग थे छटपटा रहे थे, यहाँ तक कि उस बंदे की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, जबकि नोवा अपने सोर्ड को शांत रहने को कह रहा था। वहाँ के इस मंजर को देखकर नोवा अपने मन में कहता है कि क्या तुम इसलिए गुस्सा थे क्योंकि तुम्हारे मास्टर की बेइज्जती हुई थी, इसलिए मैं तुम्हारी वफादारी की तारीफ करता हूँ, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही हो गया। उसकी ऐसी शानदार पावर को देखकर रेड डॉग कहने लगा, बहुत शानदार मैजेस्टी, मुझे यकीन है कि यहाँ मौजूद हर किसी को एक पल के लिए मौत काफी करीब महसूस हुई होगी। साथ ही साथ यही है नेशनल ट्रेजर की असली ताकत, यहाँ तक कि मैजेस्टी आपने जबरदस्त पावर पर कंट्रोल पा लिया है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वहाँ के लोग काफी ज्यादा हैरान होते हुए कह रहे थे, क्या मैजेस्टी के एक वर्ड ने हमारी जान बचा ली है, सच में कमाल का है, बहुत इनक्रेडिबल 13th प्रिंस। जो कहने के बाद वहाँ पर तालियां बजना शुरू हो चुकी थी, जबकि रेड डॉग नोआ के कानों में कहता है कि हम उस आदमी के बारे में क्या करें। फिर हम उस आदमी को देखते हैं जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। इस पे नोआ बताने लगा था, उसे अकेला छोड़ दो, वैसे भी उसके पास जाने के लिए अब कोई जगह नहीं बची है। अगले सीन में वहाँ की पार्टी शुरू हो चुकी थी, जबकि एक थ्रोन पर नोआ बैठा होता है, यहाँ तक कि एक हस्बैंड और वाइफ उसके सामने झुकते हुए कहे, तुमसे मिलकर मुझे काफी खुशी हुई मैजेस्टी। जिसके बाद सेकंड कपल आते के साथ कह रहा था, मैं लांस रोलियांस ट्रेडर हूँ, आपने हमें यह मौका देकर जो सम्मान दिया है उसके लिए मैं आपका जितना भी शुक्रिया करूँ कम है। उनका हो जाने के बाद थर्ड पर्सन की बारी आ गई थी, जो सामने की तरफ आते हुए कहता है, मैं बायरन एलन हूँ, एलन कंपनी का हेड, आपकी मौजूदगी में आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। फिर उनकी बेटी अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती गई, मैं उनकी बेटी सिंडी एलन हूँ। ये सब सुनने के बाद नोआ का कहना है, मैं समझ गया, क्या आपकी बेटी गोद ली हुई है। अब ये सुनकर वो बंदा सवाल करता है, क्या आपको उसके बारे में कैसे पता था। उसकी ऐसी बातों को सुनकर नोआ बताना शुरू करता है, मैं देख कर बता सकता हूँ एलन, तुम सेकंड या थर्ड जनरेशन के हो, है ना। उसकी इस बात पर एलन पूरी तरह से एग्री था। तभी नोआ कहा, आपका हाव भाव ऐसा है जैसा कि आप ऊंचे खानदान में पैदा हुए हो, लेकिन आपकी बेटी में वह बात नहीं है। इस बात को समझते हुए रेडो कहता है, मुझे समझ में आ गया, आपकी नजर तो कमाल की है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर नोआ बताता कि इतना ही नहीं, आपने एक फॉर्मर स्लेव को अपनी बेटी के रूप में गोद लिया था। उसकी ऐसी बातों को सुनकर एलन की आंखें फटी की फटी रह गई थी, जबकि नोआ अपने मन में कहता है, जैसे ही वह घबरा गई उसने मुझे सवालिया नजर से देखा, यह नजर उन लोगों की होती है जो पहले गुलाम रहे हो। जिसके बाद एलन उसके सामने झुकते हुए बताता कि आप सही कह रहे हो, मैंने उसे शुरू में एक स्लेव के तौर पर खरीदा था, लेकिन वह बहुत जल्दी सीखती है, इसलिए मैं उसे अपनी गोद ली हुई बेटी की तरह सिखा रहा हूँ। वो बात सुनकर नोआ का कहना है, बहुत बढ़िया, मुझे ऐसी कहानियां बहुत पसंद है, इसलिए मैं तुम्हें कभी अपने मैंशन में बुलाऊंगा और मैं उसके बारे में और जानना चाहूंगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वो बंदा थोड़ी देर के लिए शौक में चला गया था, पर वो होश में आते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, अगर आप चाहती हो तो मुझे खुशी होगी। फिर वो दोनों उससे अलविदा लेते हुए वहाँ से चले जाते हैं। जिनके जाने के बाद नोआ कहने लगा, उसे यह भी पता है कि कब जाने का समय हो गया है। जिस पर रेड डॉग कहा, वह एक क्लेवर मैन है, अगर वो और ज्यादा देर के लिए यहाँ पर रुकता तो लोग उससे जलने लगते। यहाँ तक कि वो लोग बोल रहे थे, वह पहला बंदा है जिसे प्रिंस ने पहचाना, मुझे उससे कितनी जलन हो रही है। जबकि नोआ कहा, पर एक और वजह थी जिससे मैं कह सकता था कि वह उसकी असली बेटी नहीं है। ये बात सुनकर रेड डॉग थोड़ा हैरान हो गया था। जबकि नोआ अपने स्वॉर्ड में से थोड़ा किलिंग इंटेंट रिलीज करता है, जिसकी वजह से उस लड़की को अजीब सा एहसास होने लगा। अब ये देखकर नोआ बताता है कि इसलिए जब से मैंने पहली बार स्वॉर्ड को धमकी के तौर पर इस्तेमाल किया, तब से वह बायरन को प्रोटेक्ट कर रही है और उस एज की लड़की को आमतौर पर खुद ही प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। इस बात पर एग्री करते हुए रेड डॉग कहने लगा था, शुरू से ही इस बात को समझने के लिए आप कितने समझदार हैं, आज से मैं आपसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ योर हाइनेस। फिर हम अगले दिन की तरफ आते हैं, जहाँ पर नोआ मार्केट में घूमते हुए कुछ ढूंढ रहा था। उसी वक्त रास्ते में उसकी मुलाकात 8 प्रिंस से हो जाती है, जिसका नाम ऑक्सर एरेरेट है। पर वो प्रिंस उससे पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर नोआ बताता कि मैं टहल रहा हूँ। ये बात सुनकर ऑस्कर बोला, बिना कॉलेज के तुम हमेशा से ही दिलचस्प रहे हो नोआ। सुनो, अगर तुम्हारे पास कुछ करने को नहीं है, क्यों ना तुम मेरे साथ ट्रेजर हंट में शामिल हो जाओ। इसी के साथ नोआ इसके लिए तैयार हो गया था, पर वो घूमते हुए कह रहा था, मैं समझ गया, तुम्हारा मतलब था कोबाल्ट स्ट्रीट। जो सुनकर ऑस्कर समझ जाता है कि नोआ यहाँ पहले भी आ चुका है, पर वो कहने लगा, मैंने इसके बारे में सिर्फ सुना है, कहते हैं कि यहाँ पर पुराने एम्पायर की एंटीक चीजें मिल सकती हैं। ये बात सुनकर ऑस्कर कहता है, यहाँ काफी सारी नकली चीजें भी मिल सकती है, उनमें से रियल ट्रेजर ढूंढना एक ऐसा काम है जो किसी भी नेक इंसान को करना आना ही चाहिए। इसी के साथ नोआ मार्केट में कई अलग अलग तरह की चीजें देखता है, जैसे कि पोट और एक किताब। साथ ही साथ ऑस्कर सामने की तरफ आते हुए कह रहा था, खैर किस्मत ने आज साथ नहीं दिया, लगता है कि आज हम नाकाम रहे। दूसरी तरफ नोआ एक अजीब से दिखने वाली किताब को उठाने के साथ उससे अच्छे से देखने के बाद खरीद लेता है। अब ये देखकर ऑस्कर पूछता,
के। अब ये तुमने क्या खरीद लिया, क्या ये इंटरेस्टिंग है? एक सेकंड रुको, मैं श्योर हूँ यह लेजेंडरी सोर्सरर एड्रेनिया की ग्रीमोर है, वह भी ओरिजिनल। यह तो रियल ट्रेजर है, इसके आधार पर तुमको इसके लिए 1000 रान मिल सकते हैं। कमाल है, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? नीचे की तरफ नोआ सोच रहा था, मैंने ऐसा नहीं किया, लेकिन जैसे ही मैंने इसे छुआ मेरे विन स्टैट्स में कुछ प्लस हो गया। जो कहने के बाद नोआ अपने सोर्ड को बाहर की तरफ निकालते हुए उस बुक की तरफ पॉइंट कर देता है, जो देखकर ऑस्कर घबरा गया था। पर नोवा अपने मन में कहता है, सिर्फ अपनी मर्जी वाले ही क्रिएचर मेरे स्टैट्स में कुछ जोड़ सकते हैं, जिसका मतलब है कि इसमें। जिसके बाद नोवा के हाथों में से वो बुक छूटकर नीचे गिर जाती है, साथ ही साथ उसके पन्ने अपने आप पलटने लगे और वो एक पेज पर आकर रुक जाते हैं जिसमें फॉर्मेशन बनी हुई थी। फिर सामने आया एक अजीब सा क्रिएचर, जो देखकर ऑस्कर घबराते हुए कह रहा था, क्या ये कोई ऐसी फॉरबिडन किताब है जिसके अंदर सोर्सरर की स्पिरिट कैद है? यहाँ से भागो नोवा, ये उस लेजेंडरी सोर्सरर के बदले की भावना है जिसने विंड पर महारत हासिल कर ली थी। पर नोवा वहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहा था। वो अपने सोर्ड से एक स्लैश अटैक उस पर रिलीज कर देता है, पर इससे भी उस क्रिएचर को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, जो देखकर नोवा काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। जिसके बाद उसने अपनी सबसे खतरनाक स्किल का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से वहाँ पर वाटर की वेव क्रिएट हो गई थी। उस वेव के हटते ही वो क्रिएचर पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो चुका था। इसी के साथ नोवा उसका काम तमाम करने के बाद ऑस्कर से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? इस पे ऑस्कर बताता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन एक सेकंड रुको, क्या यहाँ पर कोई नुकसान हुआ है? इस पे नोवा मना कर देता है, क्योंकि उसने अपना निशाना ऊपर की तरफ बनाया था। उसकी ऐसी बातों को सुनकर ऑस्कर पहले से भी ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में कहता है, ये इतना पावरफुल कब बन गया? और उसका अटैक वाकई काफी ज्यादा पावरफुल था। तभी एक बंदा सामने की तरफ आते के साथ उसके सामने झुकते हुए कहता है, मैं इस स्ट्रीट में एक एंटिक शॉप चलाता हूँ और मेरा नाम एलन बार्टस्ले है, और आपके रिमार्केबल कारनामे देखने के बाद मेरे पास एक आर्टिकल है जिसे मैं चाहता हूँ कि आप देखो। तब यहाँ से शिफ्ट होकर एंटिक शॉप की तरफ आ गया था, जहाँ पर उसका ओनर एक रिंग दिखाते हुए कह रहा था, ये एक ऐसी रिंग है जैसा कि मुझे बताया गया है जो अपना ट्रू फॉर्म तभी दिखाएगी जब इसका रियल ओनर सामने आएगा। मैंने इसको कई लोगों को दिखाया है, लेकिन इसने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया। तभी नोआ सवाल करता है, तो क्या ये सिर्फ कचरा नहीं है? जिस बात पर ओनर बताने लगा, मैंने भी ऐसा ही सोचा था और इससे कई बार छुटकारा पाने की कोशिश भी की, लेकिन ये हमेशा वापस आ जाती है। अगर मैं इसे कहीं छोड़ भी आऊँ तो देखते ही वापस मेरी दुकान में आ जाता है, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि इसमें कुछ सच्चाई जरूर होगी। उसकी ऐसी बातों को सुनकर ऑस्कर क्यूरियस होकर कहने लगा, यह दिलचस्प लग रहा है, इसे पहन कर देखो नोआ। अपने भाई की ऐसी बातों को सुनकर नोआ उस रिंग को उठाने के बाद अपने थंब में पहन लेता है। फिर उसमें से आवाज आने लगी, लेवल लिमिटेड कंफर्म्ड। अब ये सुनकर नोआ काफी ज्यादा हैरान हो गया था, पर वो आवाज उसे बता रही थी, रेयरिटी एसएसएस, नए ओनर के तौर पर रिकॉग्नाइज आर्मोराइज। उसके ऐसा कहते ही वो रिंग अपना ट्रू फॉर्म अचीव करते हुए नोआ के पूरी बॉडी में फैलने लगती है। इसके कुछ देर बाद उसकी पूरी बॉडी पर एक आर्मर क्रिएट हो गया था, जो देखकर वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ नोआ अपने मन में कह रहा था, यह तो एक आर्मर है और इससे मेरे स्टैट्स में कोई बदलाव नहीं हुआ। यह उस ग्रीमोर या लेवितान जैसा नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसके कई इस्तेमाल हैं। फिर वो उससे कहने लगा, एलन मैं इसे लेना चाहता हूँ और मैं इसकी पेमेंट बाद में कर दूंगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर ऑस्कर सामने की तरफ आते हुए कहने लगा, नहीं इस बार मुझे पेमेंट करने दो, यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा होगा। पहले मैजिकल सोर्ड फिर मैजिकल आर्मर, सच में तुम में कुछ तो बात अलग है। ये कहने के बाद वो रिंग नोवा को तोहफे में मिल चुकी थी। फिर यहाँ से कैरेज की तरफ आ गया था, जहाँ पर ऑस्कर नोवा को बताता कि क्या तुम नहीं चाहते कि मैं आपको घर तक छोड़ दूं? इसके लिए नोवा मना कर देता है, क्योंकि कोई उसको लेने के लिए आ रहा है। पर जब वो कैरेज से बाहर की तरफ आता है, किसी ने उस पर अचानक से हमला कर दिया था, जो देखकर जोई उसके लिए काफी परेशान हो जाती है। पर नोवा बेफिक्र होकर वहीं पर खड़ा था। जिसके बाद वो अपने रिंग का इस्तेमाल करते हुए सामने की तरफ एक शील्ड क्रिएट कर लेता है और उस बंदे का अटैक नोवा के बजाय जाकर शील्ड पर जा लगा, जिसकी वजह से वो काफी हैरान हो जाता है और वो आगे कुछ भी हरकत कर पाए उससे पहले ही कैरेज का ड्राइवर उसको जकड़ लेता है। उसी वक्त ऑस्कर इन सब के बारे में पूछता है, जिस पर नोवा बताने लगा, मैंने तुम्हारे इस गिफ्ट को लेविथान से जोड़ दिया। उसके मुंह से ऐसी बातों को सुनकर ऑस्कर काफी ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि उसने इतनी जल्दी इसमें महारत हासिल कर ली। तभी यहाँ सीन कट होकर उसी मैंसन की तरफ आ गया था, जहाँ पर एलिचे गाना गाने वाली थी। वहीं पर दूर खड़ा नोवा अपने मन में कहता है, उस कर्ज देने वाले का काम तो तमाम हो गया और उसने मुझ पर अटैक किया था। ये बात मैं उसे बाद में बताऊंगा ताकि वह परेशान ना हो। स्टेज की तरफ हम एक पियक्कड़ को देखते हैं, जो एलिचे से कहता है, अरे क्या बढ़िया गाना है, आओ मैं तुम्हें एक ड्रिंक पिला देता हूँ। पर एक और पियक्कड़ आते के साथ कहने लगा, पीछे हटो, इस छोटी सी लड़की को मैंने सबसे पहले देखा था। अब एलिचे के चक्कर में वो दोनों झगड़ा करने ही वाले थे, तभी नोआ बीच में आकर उन दोनों की फाइट को होने से पहले ही रोक देता है। फिर वो अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों को नंगा कर चुका, जिसके बाद वो दोनों दुम दबाकर वहाँ से भाग जाते हैं। जो देखकर वहाँ के लोग उसकी तारीफें करने लगे थे, तभी मैंसन का ओनर आते के साथ नोवा से माफी मांगने लगता है। जो देखकर नोवा सवाल करता है, क्या तुम यहाँ के ओनर हो? ऐसे लोगों को अब यहाँ अंदर आने मत देना। जिस पर वो ओनर बताता है कि लेकिन मेरे बिजनेस को ऐसे ही कस्टमर जिंदा रखते हैं अपने बिजनेस के लिए, और मैं क्या कर सकता हूँ? उसकी
ऐसी बातों को सुनकर नोवा 1000 रान जोई के हाथों उसको दिलवा देता है, जिसके लिए वो बंदा उसका शुक्रिया अदा करता है। तभी एलिचे सामने की तरफ आते हुए नोवा से कहने लगी, मैजेस्टी मुझे नहीं पता कि मेरे लिए ये सब करने के लिए मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। इस पे नोवा बताता कि बस गाओ, मुझे तुमसे तुम्हारा गाना चाहिए, तुम्हें बस गाते रहना है। ये बात सुनकर एलिचे काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी। उसको ये मालूम नहीं था कि नोवा को मेरा गाना इतना ज्यादा पसंद है। जबकि नोवा कहता है कि हाँ, मुझे तुम में काबिलियत दिखती है, मैं चाहता हूँ कि एक दिन एम्परर तुम्हें सुने, तब तक तुम अपने गाने पर ध्यान दो। जिसके बाद एलिचे स्पेशल तौर पर नोवा के लिए गाना गाना शुरू करती है, और वो गाना मैं सुना नहीं सकता वरना कॉपीराइट आ जाएगा। यहाँ तक किसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है। तो फिर मिलते हैं, सायोनारा।